पहले मुझे चाय वाले से दिक्कत थी और आज की डेट में हर दूसरी रेडी से दिक्कत है, क्योंकि जिसको देख लो 50-50 लाख की फ्रेंचाइजी निकाल रहा और हर कोई ले भी ले रहे हैं। मेरा हाथ तो रुका नहीं कि मैं टेबल पे तो बैठी नहीं। आप हमसे बात करें, एक सेकंड मत रुकिए यहाँ पे। और अगले दिन जनाब गायब हो जाते हैं और उसके बाद एफआईआर करके बुलाते रहो। लाइक सीरियसली इंडियन फूड इंडस्ट्री के अंदर चल क्या रहा है और कोई इसके ऊपर बात क्यों नहीं कर रहा। मैकडोनल्ड्स हो गया, स्टारबक्स हो गया, केएफसी हो गया, सबके आउटलेट्स इंडिया के अंदर बंद होने वाले हैं। और दूसरी तरफ लाइमलाइट किसको मिल रही है कि भैया एक बंदा दूध की थैली से धार बढ़िया मारता है। पीछे एक लड़की निकल के आई थी जिसका नाम था बीटेक पानी पूरी वाली, सिर्फ और सिर्फ लाके अपनी ठेली लगा दी और फेमस हो गई। एक रेडी लगाने वाली मैडम को जो स्टॉक के अंदर बुला लिया कि भैया आके अपनी सक्सेस स्टोरी बताओ। बीबीसी इंटरनेशनल न्यूज मीडिया आके इनके साथ इंटरव्यू कर रहा है। कर्ली टेल्स तक पहुंचा पड़ा कि भैया अपनी स्ट्रगल स्टोरी तो सुनाओ। अभी स्ट्रगल कर रही है वो। और यही ना सबसे बड़ी दिक्कत है कि इंडियन फूड इंडस्ट्री के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्लाउन्स को हीरो बनाया गया। बड़ा पाव वाली दीदी इलीगल ठेला लगाते लगाते बिग बॉस चली गई। और ये सारी चीजें आपको क्या ऑफर कर रही है? एंटरटेनमेंट, स्वाद खाना? बिल्कुल भी नहीं। ये लोग आपको ऑफर कर रहे हैं 40 लाख रुपए की फ्रेंचाइजी, जिसको आप लोग एक बार साइन करके पेमेंट देते ये लोग गायब हो जाएंगे। और इंडिया के अंदर फ्रेंचाइजी बिजनेस चाहे मैकडोनल्ड्स जैसा हो, चाहिए क्लाउन्स का हो या फिर 1-8 जैसा हो, ऑलमोस्ट सारे फ्रेंचाइजी फूड बिजनेस की हालत बहुत ज्यादा पतली चल रही है। और तुम्हें पूरा कॉन्सेप्ट समझाने के लिए इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी बीमारी के बारे में बात करना पड़ेगा और वो है फूड व्लॉगर्स। जो फूड व्लॉगर्स होते हैं ना, कभी भी आपके लिए या फिर ब्रांड्स के लिए कंटेंट नहीं बना रहे हैं, ये कंटेंट बना रहे हैं एल्गोरिथम के लिए। इनका कंटेंट जब भी तुम लोग देखोगे ना, काफी ज्यादा रो होगा, काफी ज्यादा रियल होगा, अनएडिटेड होगा और वैसा कंटेंट होगा जो लोग देखना पसंद करते हो। और इस टाइप का कंटेंट ना यूट्यूब के लिए बहुत फेवरेट होता है, क्योंकि ना एल्गोरिथम में बहुत पुश होता है। और एल्गोरिथम के अंदर पुश होने के लिए इनको चाहे क्रिंज कंटेंट ही क्यों ना बनाना पड़े, इनको कभी भी अपनी ब्रांड वैल्यू बनाने से कोई भी लेना देना नहीं होता। और वो चीज ना तुम्हें एक एग्जांपल से समझ आएगी। तुमने भुवन बाम की रिसेंट वीडियोस देखी है? बंदा वेब सीरीज कर रहा है, उसकी बॉडी देखो, अभी उसकी पर्सनैलिटी देखो, उसके चलने का तरीका देखो, बोलने का तरीका देखो। और यही चीजें उसकी स्टार्टिंग की वीडियोस के अंदर देख लो। बंदे ने एक लेवल से लेके दूसरे लेवल तक खुद को ग्रूम किया। और ये ग्रूम इसलिए किया क्योंकि उसने खुद को एज अ पर्सनैलिटी बनाया, जिससे ब्रांड्स उसको ज्यादा पसंद करे। क्योंकि मानो या फिर ना मानो, कोई भी कंटेंट क्रिएटर उठा लो, उसका ऑलमोस्ट 80% रेवेन्यू जो आता है वो ब्रांड से आता है और 20% रेवेन्यू आता है उसके एडसेंस से। और कोई भी क्रिएटर होता है ना, वो एडसेंस के 20% रेवेन्यू के लिए काम नहीं करता, वो हमेशा ब्रांड्स के 80% रेवेन्यू के लिए काम करता है। और ब्रांड्स हमको ज्यादा पसंद करे, इसलिए हम अपने कंटेंट की नीश, क्वालिटी, हर चीज को इंप्रूव करते रहते हैं। फॉर एन एग्जांपल, इस चैनल के ऊपर तुम लोग हफ्ते में मैक्सिमम एक ही वीडियो देखते हो। और उसका रीजन क्या है? क्योंकि इन वीडियोस को लिखने के अंदर, एनालाइज करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। और वो टाइम इसलिए लगाया जाता है क्योंकि हम लोग एक क्वालिटी ऑफ कंटेंट को मेंटेन कर सके, जिससे हम लोग ब्रांड की नजर में आए। सभी के सभी क्रिएटर्स एक बिलबोर्ड होते हैं जिसके ऊपर ब्रांड अपना लोगो लगाना चाहती है। और अभी क्रिएटर वर्ल्ड के अंदर तुम लोग शाहरुख खान को भी ले सकते हो, अमिताभ बच्चन को भी ले सकते हो, या फिर भुवन बाम, आशीष चिंचलानी, या फिर किसी भी कंटेंट क्रिएटर को ले सकते हो। क्योंकि सेलिब्रिटीज का भी अगर मूवीज को हटा दो ना, तो मैक्सिमम रेवेन्यू जाता है वो सिर्फ और सिर्फ ब्रांड से ही आता है। तो ये चीज बोलना गलत नहीं होगी कि भैया हर सेलिब्रिटी और हर फेमस फेस एक बिलबोर्ड बन के घूमता है ब्रांड्स के लिए। अभी कौन से बिलबोर्ड के ऊपर कौन सा पोस्टर लगने के लिए कितने पैसे मिलेंगे, डिपेंड करता है कि आपकी कैटेगरी कौन सी है। और कैटेगरी के बाद डिपेंड करता है कि आपके नंबर ऑफ व्यूज कितने आ रहे हैं। और ज्यादा नंबर ऑफ व्यूज इज इक्वल टू मोर मनी, ये चीज ज्यादा सेंस नहीं बनाती है। क्योंकि थिंक स्कूल एक चैनल है जिसके ऊपर एजुकेशनल कंटेंट डलता है और वो इंग्लिश में कंटेंट बनाते हैं। उनके जो एवरेज व्यूज है वो 3 लाख से लेके 7 या 8 लाख के बीच में आते हैं। और वो चैनल फुकरा इंसान से ज्यादा चार्ज करता है पर स्पॉन्सरशिप का। क्यों? क्योंकि उस चैनल को देखने वाली जो ऑडियंस है वो थोड़ी सी ज्यादा प्रीमियम है एज कम्पेयर टू फुकरा इंसान। ऐसी कौन सी कैटेगरीज के अंदर कितने पैसे दिए जाएंगे, इसकी एक लिस्ट होती है। इसके अंदर टॉप के ऊपर रैंक करता है फाइनेंस क्रिएटर और टेक क्रिएटर्स। उसके बाद ऑटोमोबाइल आता है, फिर बिजनेस आता है, फिर एंटरटेनमेंट आता है, और बहुत एंड के अंदर जाके आता है फूड व्लॉगर्स। अभी मैं फूड व्लॉगर्स को एंड में रख रहा हूँ, मतलब मेरी उनसे कोई दुश्मनी है? एंड द आंसर इज नो। आप किस जगह पे रैंक करने वाले हो डिपेंड करता है कि आप अपनी ऑडियंस को क्या बेच सकते हो। फॉर एन एग्जांपल, एक टेक क्रिएटर क्या बेच सकता है? वो 25,000 रुपए के फोन से लेके 1.5 लाख रुपए तक का फोन बेच सकता है। और अगर एक बार उन्होंने फोन बेच दिया तो जो कंपनी है ना, उसको 20 से 30% का मार्जिन मिलेगा। और आज की डेट में लोग बहुत इजीली मोबाइल फोन चेंज भी कर लेते हैं, इसलिए टेक वालों को ज्यादा रेवेन्यू मिलता है। फाइनेंस वालों को भी ज्यादा पैसे मिलते हैं, क्योंकि वो किसी की लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट किसी भी जगह पे डाइवर्ट करवाने की पावर रखते हैं। सेम ऐसे ही बिजनेस वालों को भी डिसेंट गुड अमाउंट मिलता है, क्योंकि हमसे आप लोग क्या क्या सीखते हो? आप लोग हमसे बिजनेस सीखते हो, तो हम लोग आपको बिजनेस सॉफ्टवेयर बेच सकते हैं, कोई बिजनेस सर्विस बेच सकते हैं, और उनकी भी जो कॉस्ट होती है वो भी लाखों के अंदर होती है। और एंटरटेनमेंट कैटेगरी के अंदर आप क्या बेच सकते हो? जैसे भुवन बाम की कैटेगरी होगी, आप लोग कोई सट्टा वगैरह बेच सकते हो जो एंटरटेनमेंट में मैक्सिमम चलता था। या फिर भुवन बाम जैसा अगर कोई क्रिएटर है तो वो मूवी की टिकट बेच सकता है, ओटीटी के सब्सक्रिप्शन बेच सकता है। अभी ओटीटी के सब्सक्रिप्शन होते तो 400-500 रुपए के ही है, बट उसके अंदर जो ब्रांड के मार्जिन होते हैं ना, वो 70 से 80% तक होते हैं। बट दूसरी तरफ जो हमारे फूड व्लॉगर्स आ जाते हैं, वो एट द एंड क्या ही बेच लेंगे प्रमोट करके? खाने की मैक्सिमम कॉस्ट क्या होगी? 200, 300, 400 रुपए। और एक रेस्टोरेंट को हर खाने के ऊपर सिर्फ 5% का मार्जिन मिलता है। अभी वो 5% के मार्जिन के अंदर वो रेस्टोरेंट क्या बचाएगा, क्या
क्रिएटर को देगा। इसलिए फूड कैटेगरी के अंदर जो स्पॉन्सरशिप्स होती है ना वो बहुत ज्यादा लिमिटेड होती है। कोई वाव मोमो जैसा कोई नया नया ब्रांड आया होता है तो वो खुद को स्टेबल करने के लिए नए नए पैसे मार्केट के अंदर डालते हैं, पर वो बहुत ज्यादा टेम्परेरी होते हैं और उसके अंदर रिकरिंग रेवेन्यू बिल्कुल भी नहीं होता है। तो आप लोग अपनी ऑडियंस से क्या पुल करवा सकते हो उससे डिपेंड किया जाएगा कि आपको कितने पैसे दिए जाएंगे स्पॉन्सरशिप के। और अगर आप लोग ज्यादा रेवेन्यू पुल नहीं करवा सकते हो तो भैया आपको स्पॉन्सरशिप ही नहीं दी जाएगी। तो इससे एट द एंड होता क्या है, जो फूड क्रिएटर्स होती है ना इनकी ब्रांड की फाउंडेशन हट जाती है। इनको पता चल जाता है कि भैया ब्रांड तो हमारे पास आने नहीं वाला, तो ना ही खुद की क्वालिटी इंप्रूव करके कोई फायदा, ना ही अच्छा कंटेंट बना के कोई फायदा, और ना ही लोगों को ट्रस्ट जीतने के बाद कोई फायदा। हमें सिर्फ तभी फायदा मिलेगा जब हम पे ज्यादा नंबर ऑफ व्यूज आएंगे। और वो ज्यादा नंबर ऑफ व्यूज लाने के लिए क्रिएटर्स क्या क्या हरकतें करते हैं वो मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। कभी जाके किसी गरीब को 400 रुपए दे देंगे, उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। कभी सबसे बड़ा बाहुबली समोसा खा लिया और उसके फेक चैलेंजेस कर दिए। और इनका तीसरा और सबसे ज्यादा फेवरेट की क्लाउन लोगों को ढूंढते हैं और उसके ऊपर ना क्रिंज वीडियोस बनाते हैं। और क्रिंज वीडियोस को ना हमेशा रो रखा जाता है और ऐसी चीजें दिखाई जाती है जो आमतौर पे आप लोगों को देखने को नहीं मिलती। फॉर एन एग्जांपल, एक कचौरी की दुकान है और वो अपने छोले बना रहे हैं, या फिर एक गोलगप्पे वाले भैया वो बाजू पूरी पूरी डुबा के अपना पानी बना रहे हैं। अभी जब भी आप लोग गोलगप्पे वाले के पास गोलगप्पे खाने जाते हो तो वो आपके सामने पानी बना नहीं रहा होता, वो बना के लाता है। बड़ी जान करके मेकिंग प्रोसेस को शूट करते हैं और उसको एंगेजिंग बनाने के लिए बार बार बीच में अननेसेसरी क्वेश्चंस डालते रहते हैं, जिससे कॉन्वर्सेशन इनिशिएट हो पाए और वीडियो एंगेजिंग बन पाए। या फिर जो वेंडर होगा वो इरिटेट हो जाएगा, आपको कुछ सुना देगा तो और ही बढ़िया बात है। तो अगर आप लोग एक स्ट्रीट वेंडर हो और आपने इन फूड ब्लॉगर्स के साथ कॉन्वर्सेशन शुरू करी तो आपको डिसेंट गुड व्यूज मिलेंगे। और अगर आप लोगों ने इनको सुना दिया तो और ज्यादा व्यूज मिलेंगे, और ज्यादा फूड ब्लॉगर्स आपके पास आएंगे, जान के अपनी बेइज्जती करवाएंगे, क्योंकि इनको अपनी इमेज से कोई भी लेना देना नहीं है। इनको पैसे मिलते हैं नंबर ऑफ व्यूज से, ब्रांड से इनका कोई लेना देना होता नहीं है ज्यादा। तो ये डिपेंडेंट होते हैं गूगल के एडसेंस रेवेन्यू के ऊपर, वही पैसा जो यूट्यूब इनको देता है। और उसको इकट्ठा करने के लिए ये लोग कुछ भी करते हैं और ये क्लाउन्स को सुपरस्टार्स बना देते हैं। और तभी ऐसे लोग निकलती है जैसे बाबा का ढाबा हो गया, डोली की चाय होगी, MBA चाय वाला हो गया, या फिर लाली छंगानी, वड़ा पाव गर्ल, ऐसे जितने भी लोग निकल के आए हैं सारे सारे क्रिंज कंटेंट का ही नतीजा है कि भैया ये जो हमारे लाली छंगानी है ना, ये कूड़े के अंदर बैठ के खाना बनाते हैं, अनहाइजीनिक तरीके से तेल से भरी हुई कचौरियां परोसेंगे और लोग स्पेशली वो दिल्ली से फ्लाई करके खाने जाते हैं, जिससे वहां पे भीड़ लगने लगती है। भीड़ को देख के ये लोग और ज्यादा हरकतें करते हैं, और ज्यादा हरकतों के बाद और ज्यादा कंटेंट बनते हैं, और ये कंटिन्यूस साइकिल है, कभी रुकती नहीं है। और अगर इन लोगों को आपस में सारा कुछ चल रहा है तो मुझे उससे कोई लेना देना होना भी नहीं चाहिए और मुझे है भी नहीं। बट प्रॉब्लम एक्चुअल में तब क्रिएट हो जाती है जब इन लोगों को लगने लगता है कि भैया हम लोग सेलिब्रिटीज है और हमारी दुकान के बारे जो 100 लोग इकट्ठे हो रहे हैं इनको तो हम लोग अच्छे से खाना दे भी नहीं पा रहे। तो एक काम करते हैं, अपनी फ्रेंचाइजीज खोलना शुरू कर देते हैं जिससे हमारा खाना हर कोई टेस्ट कर पाए। और वो फ्रेंचाइजी के बदले हम लोग आपसे मिनिमल सिकोस्ट 50 लाख रुपए ले लेंगे। कोई भी बंदा अगर आके हमारी फ्रेंचाइजी लेना चाहता है तो ले सकता है। अभी तुम्हें लगेगा कि भैया कोई भी क्लाउन को देख के कोई भी बंदा 50 लाख रुपए थोड़ी दे देगा। MBA चाय वाले ने 100 से ज्यादा फ्रेंचाइजी बेची थी। बस एक बेसिक नॉलेज के लिए तुम्हें बता रहा हूँ, जिसके अंदर कुछ चीजें प्रॉमिस की गई थी कि भैया आपकी मिनिमम सेल इतनी होगी, आपको प्रॉफिट इतना होगा और आपका जो पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो वापस कितने टाइम में आ जाएगा। और ये तीनों मैट्रिक्स फेल हो जाते हैं क्योंकि इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ बातें करनी आती है, फ्रेंचाइजी चलानी नहीं आती है। फ्रेंचाइजी आपकी पान की टपरी नहीं है जिसको आपने खुलवाया और चलवा लिया। बट ये चीज पता होने के बाद भी लोग इनकी फ्रेंचाइजी जाके लेते हैं। लोग इनके दुकान के बाहर जाके देखते हैं कि भैया इसके पास तो बहुत भीड़ लगी पड़ी है, हर कोई इस बंदे की चाय पीना चाहता, पर इतनी सारी भीड़ को ये बेचारा आदमी चाय पिला ही नहीं पा रहा। ये बंदा अपना मस्त है दूध के पैकेट छील के उसके अंदर धार मारने में। तो एक काम करता हूँ, 50 लाख की चीज है, इसकी फ्रेंचाइजी ले लेता हूँ, बाद में लाखों में कमाऊंगा। और एक बार को जिस बंदे ने कभी बिजनेस नहीं किया और थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे करके ला रहा है कोई सपने लेके, उसके लिए ये सोचना गलत भी नहीं है। शुरू में बंदा सोचता है कि भैया इसकी दुकान के बाहर 1000 लोग खड़े हैं, 500 लोग मेरे पास आ जाएंगे मेरी दुकान खुलते ही। और दुकान खुल जाती है और बंदा एक भी नहीं आता, जिसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि लोग उसकी चाय पीने नहीं आए हैं, लोग उसकी धार देखने आए हैं कि कितनी तेज मारता है। लोग वड़ा पाव गर्ल के वड़ा पाव खाने नहीं जाते थे। एक बंदे ने वड़ा पाव गर्ल की वीडियो बना दी थी कि भैया ये मैडम बहुत मेहनत कर रही है, इसके आगे वड़ा पाव खा लिया करो, ये बेचारी है। अभी सड़क के ऊपर एक सुंदर लड़की हो जो खाना बेच रही हो और बेचारी भी हो तो लोग तो सपोर्ट करने जाएंगे ना। अभी जैसे लोग सपोर्ट करने गए, कार्ड के आसपास भीड़ लगने लगी। जिस जगह पे दीदी ने कार्ड लगा रखी थी उनको प्रॉब्लम होने लगी। उन्होंने दीदी को आगे बोला कि यार कार्ड थोड़ा इधर उधर कर लो, ये इलीगल एरिया भी और हमको बहुत दिक्कत हो रही है क्योंकि आपने हमारी दुकान के सामने लगा रखी है, हमारी दुकान का रास्ता ब्लॉक हो जा रहा है, तो आप थोड़ी सी सरकार लो। और अगर दीदी वहीं की वहीं सरकार लेती तो भैया मैडम का पूरा कंटेंट खत्म हो जाता। पर दीदी ने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे इलीगल ठेली के ऊपर फाइट करनी है। दीदी ने वो इलीगल ठेली के ऊपर फाइट करी, लोगों को एंटरटेनमेंट मिला, उसको शूट किया गया, उसको ऑनलाइन डाला गया और अभी लोग कंटेंट देखने आ रहे हैं। उस टाइम पे बात इस हद तक बढ़ गई थी कि दीदी को पुलिस वालों ने उठा लिया था और दीदी पुलिस की वैन से लाइव भी आ गई थी। स्ट्रीट फूड बेचने वाले फूड बेचने के अलावा हर एंटरटेनमेंट पूरा कर रहे हैं। जिस देश के अंदर लोग जेसीबी के खुदाई देखने आज की डेट में भी खड़े हो जाते हैं, तुम्हें क्या लगता है इतना क्रेजी बिग बॉस चल रहा हो अगर सड़क के ऊपर तो लोग इकट्ठे नहीं होंगे? थिएटर में भी तो जब मूवी देखने जाते हैं 200 के पॉपकॉर्न खाने पड़ते हैं ना। यहाँ दीदी का 50 का वड़ा पाव खा लेंगे, थोड़ी सी सिंपैथी भी दे आएंगे, सुंदर
अंदर लड़की भी है। अभी इतना तमाशा होने के बाद दीदी को टिकट मिल गई सीधा सीधा बिग बॉस की। दीदी बिग बॉस चली गई, थोड़े टाइम में भी निकल के बाहर आ गई और उसके बाद आगे खुद की दुकान डाली। अभी लोग दीदी के पास क्यों जाते थे? क्योंकि दीदी गरीब है तो थोड़ा सपोर्ट कर देते हैं। और दीदी ने अपना कंटेंट बनाना शुरू कर दिया बिग बॉस से आने के बाद कि भैया मैं तो गरीब नहीं हूँ, मेरे पास तो आईफोन भी है, मैं तो बिग बॉस में भी गई हूँ, मेरे पे तो बहुत पैसा है। दूसरा रीजन क्या था दीदी के पास जाने का कि भैया दीदी ने सड़क पे काट लगा रखी है, उनकी होती है रोज रोज लड़ाई और दीदी करती है मस्त तमाशा। बिग बॉस से आने के बाद दीदी ने ले ली अपनी खुद की दुकान और तमाशा हो गया बंद। आज की डेट में क्या हो रहा है, दीदी ने जो दुकान ले रखी है उसका रेंट भी नहीं भरा जा रहा है। दीदी की दुकान पे वीराना पड़ा है भाई। क्यों? क्योंकि लोग दीदी का बड़ा पाव खाने नहीं आते थे, लोग देखने आते थे एंटरटेनमेंट। पर दीदी को लगा कि नहीं भैया एंटरटेनमेंट नहीं, लोग मेरे खाने के दीवाने हैं। और ये वही लेडी है जिन्होंने एक टाइम पे पूरा सोशल मीडिया हैक कर लिया था। कैरी मिनाटी ने इनके ऊपर वीडियो बना रखी है और ये बिग बॉस में जा चुकी है। उसके बाद भी अपनी एक 4x4 की दुकान नहीं चला पा रही है प्रॉफिटेबली। और ऐसे लोग आके अपनी फ्रेंचाइजीज लॉन्च कर देते हैं और उनको लगता है कि भैया 50 फ्रेंचाइजी खोल दी, 50 लोगों की पूरी दुकान चलेगी। चलाए खुद की भी नहीं पा रहे होते। जिससे एक बहुत क्लियर मैसेज समझ आता है कि लोग जो इनके पास जा रहे थे वो इनके फूड के लिए नहीं जा रहे। और अभी ऐसी सिचुएशन के अंदर पैसे पूरे करने के लिए दीदी ने क्या किया, ज्यादा चीजें ऐड कर दी। फेमस दीदी बड़ा पाव के लिए थी, बेचती आज की डेट में सैंडविच, मोमोज, पास्ता, ये सारी चीजें। क्यों? क्योंकि जब ये लोग एक्सपेंड करते हैं इनको लगता है भैया एक रेडी से दुकान में चले गए, कॉस्ट तो क्या ही बढ़ेगी, मैक्स टू मैक्स एक दुकान का किराया हो जाएगा, बस बात खत्म। बट भाई आपकी ठेली के ऊपर अलग धंधा होता है और आपकी फ्रेंचाइजी के ऊपर अलग धंधा होता है। फॉर एन एग्जांपल लाली छंगानी की एक छोटी सी दुकान जिसके अंदर 3 लोग बैठते हैं और मस्त कचौरी बेचते हैं। दुकान का रेंट मैक्स टू मैक्स कितना होगा, 20,000 रुपए। पंखा लगा हुआ, लाइट लगी हुई, इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना होगा महीने का, 2,000 रुपए। 2 लड़के अंकल जी के पीछे बैठे होते हैं। मान लेते हैं कि 2 लड़के अंदर और होंगे, सब्जियां वगैरह बना रहे होंगे, पूड़ियां वगैरह तल रहे होंगे, तो 4 लड़कों की कॉस्ट लगा देते हैं। हर बंदे की सैलरी होगी 12,000 रुपए, तो जो महीने की कॉस्ट हो गई वो हो गई 70,000 रुपए। और लाली जी डेली बैठ के इससे ज्यादा का तो गल्ला लेके उठते होंगे। क्यों? क्योंकि लाली जी इतना ज्यादा फेमस हो चुके हैं कि भैया ये कॉस्ट बहुत इजीली बेयर कर पा रहे हैं। फिर लाली जी ने सोचा कि यार इतनी ज्यादा भीड़ है, लोग मेरी कचौरी के दीवाने, एक काम करते हैं 4 रेस्टोरेंट और डाल देते हैं। एक नहीं 4 रेस्टोरेंट और डाल देते हैं। अभी देखो 2 चीजें हैं, इन्होंने जो 4 रेस्टोरेंट डाले ना, ये इन्होंने अपने खुद के पैसे से डाले हैं। अभी अपने पैसे को यूं इकट्ठा करो, तीली लगाओ, जला दो, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं। पर ये 4 रेस्टोरेंट डालने के बाद ये लोग फ्रेंचाइजी के लिए लोग भी ढूंढ रहे हैं। और सच सच बताऊं तो मुझे उस चीज से बहुत दिक्कत है। क्योंकि रेस्टोरेंट चलाना इजी नहीं है। शुरू में बनाने में आप लोग 20 से 25 लाख रुपए लगा दोगे, 8 लोगों का स्टाफ लेके बैठ जाओगे, उसके बाद लोग पूरे नहीं आएंगे। इतना ज्यादा फेम मिलने के बाद इन लोगों को समझ नहीं आती कि एक्चुअल में लोग इनका तमाशा देखने आ रहे हैं, ना कि लोग इनकी कचौरी खाने आ रहे हैं। पर एक बार को मान लेते हैं कि भैया लोगों को इनकी कचौरी बहुत पसंद, और लाली छंगानी जी की कचौरी लाली छंगानी जी के होटल में जाके खाएंगे। बट क्योंकि पूरा का पूरा होटल खोल रहे हैं तो भैया सिर्फ कचौरी के दम पे खोल नहीं सकते, तो महाराज ने खाना भी रख दिया, बर्गर भी रख दिया, पास्ता भी रख दिया, सैंडविच भी रख दिया और पूरी फूड मील रख रखी है। आप जाके वहाँ पे दोपहर रात का खाना खा सकते हैं उनके रेस्टोरेंट पे। और एक्सपेंड करना कुछ गलत नहीं है, पर ये चीज ऐसी ही साउंड करती है कि भैया आप लोगों ने मुझे फॉलो किया बिजनेस कंटेंट के लिए, और कल मैं कुकिंग वीडियो डाल दूं इस चैनल के ऊपर तो आप लोग देखने आओगे क्या? और एक बार को ये भी मान सकते थे कि भैया कचौरी के साथ साथ एक छोटी सी ठेली और लगा दी, उसके अंदर आपने कोई और चीज बेचनी शुरू कर दी। आपने बोला कि भैया आज से हम लोग कचौरी के साथ साथ समोसा भी बेचेंगे। पर आप लोग जो रेस्टोरेंट बना रहे हो उसके अंदर एक आइटम है आपकी कचौरी और 50 और मेन्यू है, और आपको लगता है क्योंकि उसके साथ आपका नाम अटैच है तो लोग आ जाएंगे और उसको खा लेंगे। पर फिर भी हम लोग एक बार मान लेते हैं कि भैया जितने लोग आपकी उस दुकान के ऊपर आते हैं और आप प्रॉफिटेबल होते हो, उतने ही लोग आपकी इस दुकान पे भी आएंगे, हर रोज आएंगे। बट क्या आप लोग एक्चुअल में फ्रेंचाइजी मॉडल के बाद प्रॉफिटेबल हो पाओगे? अभी फ्रेंचाइजी मॉडल इनका क्यों फेल होगा ये बताने से पहले हम लोग ये बता देते हैं फ्रेंचाइजी मॉडल चलता कैसे है। फ्रेंचाइजी कंपनीज ना मोस्टली 2 तरह से आपसे पैसे चार्ज करती है। जब भी आप लोग किसी भी कंपनी की फ्रेंचाइजी लेने लगते हो वो आपसे एक 1 टाइम फीस लेगी। अब वो फीस 50 लाख रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक हो सकती है। उसके अंदर वो लोग क्या करेंगे, आपको एक आउटलेट सेटअप करके देंगे, आपको एक लोकेशन ढूंढ के देंगे, लोगोज लाएंगे, ब्रांडिंग करेंगे, आपको जो खाना बेचना है वो सारा का सारा खाना प्रोवाइड करेंगे, स्टाफ प्रोवाइड करेंगे, आपको वो सारी चीजें मैनेज करनी है। सारी की सारी चीजें आपको फ्रेंचाइजी ही प्रोवाइड करेगी। और जितनी भी सेल आप लोग करते रहोगे उसके ऊपर 2 से 5% का मार्जिन भी चार्ज करेगी। अभी आपको लगेगा यार 2 से 5% तो बहुत ज्यादा कम होता है, बट अगर तुम लोगों को रियलिटी चेक दूं तो भैया जो मैकडोनल्ड्स है ना उसकी इस साल की 2,500 करोड़ की सेल है और उसका 5% बनता है 125 करोड़ रुपए। तो जब सेल्स बड़ी होती है ना मोस्टली ऐसी फ्रेंचाइजीज ना सिर्फ तभी ही पैसा कमाती है। बट ये सारे के सारे लोगों ने क्या करना शुरू किया, इन्होंने ना फ्रेंचाइजी देने को ही बिजनेस बना दिया। फॉर एन एग्जांपल आपसे 50 लाख रुपए चार्ज किए गए फ्रेंचाइजी लेने के लिए। अभी क्या हुआ, 50 लाख रुपए स्पेंड करने थे आपके लिए, आपको एक बढ़िया दुकान लाके देनी थी, उसके ऊपर ब्रांडिंग करनी थी और उसके ऊपर एड्स भी चलानी थी। आपकी दुकान पे कस्टमर आएंगे, फ्रेंचाइजी ओनर की ही जिम्मेवारी, आपकी नहीं, आप नहीं लेके आओगे। आपने अगर लाली छंगानी की फ्रेंचाइजी ले ली है तो लाली छंगानी का काम है कि आपकी दुकान पे लड़के आते रहने चाहिए कचौरी खाने। आप एक एक गुद्दी पकड़ के नहीं बोलोगे देख गरम गरम कचौरी चल रहा हूँ आगे खा, क्योंकि अगर आपको यही करना होता तो लाली छंगानी को आपने 40-50 लाख रुपए क्यों दिए? और वो 40-50 लाख रुपए मांग नहीं रहे, बस फ्रेंचाइजी दे रहे हैं। मैं एक एग्जांपल में नंबर लेके चल रहा हूँ। बट ये सारा का सारा 1 टाइम फीस जो आपके ऊपर स्पेंड होना चाहिए था, इसका क्या किया जाता है, 20 से 40% आप
आपके ऊपर स्पेंड कर दिया जाता है, आपको एक जगह लेके दे दी जाती है, बेसिक सा स्टाफ लेके दे दिया जाता है और बोला जाता है चलाओ इसको, जो एग्जैक्टली कभी चलने वाला नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो स्टाफ होगा ना वो अनट्रेंड होगा। आपकी जो मेन दुकान है ना उसका टेस्ट इस ब्रांच के ऊपर मैच ही नहीं होगा। फ्रेंचाइजी बिजनेस सिस्टम से चलते हैं, नाम से नहीं चलते। यही सेम चीज करी थी MBA चाय वाले ने। उसने क्या किया, 100+ फ्रेंचाइजीज दे दी और सबसे ना फ्रेंचाइजी फीस ले ली और उस फीस को बांटने का ही धंधा बना दिया। अभी उनकी फ्रेंचाइजी कितनी सेल कर रही है, प्रॉफिटेबल है, लॉस के अंदर है, जिन्होंने अपने 30-40 लाख रुपए लगाए थे उनको पैसा बन रहा है नहीं बन रहा है, उसको इग्नोर किया। तभी आज की डेट में हम लोग उसको एज अ स्कैम रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि जब भी आप लोग एक फ्रेंचाइजी बना रहे होते हैं ना उसके पीछे काफी चीजें होती है। जैसे मैकडोनल्ड्स की फ्रेंचाइजी का एग्जांपल लेते हैं, आपको क्या लगता है ब्रेड कौन देता है उनको? मैकडी देता है। ब्रेड, टिक्की, फ्राइज, ये हर चीज मैकडोनल्ड्स प्रोवाइड करता है। इवन जो वेजिटेबल्स होती है ना वो भी मैकडी प्रोवाइड करता है। और ये भी नहीं कि उन्होंने टमाटर प्याज प्रोवाइड कर दिया, अभी काटो और बर्गर के अंदर लगा लो, काट के आते हैं, हर चीज को काट के बना के जमा दिया जाता है और वही फ्रोजन फूड आउटलेट्स के ऊपर भेजे जाते हैं और उनको क्विक इंस्ट्रक्शंस होती है। बहुत सिंपल होता है कि भैया फ्राइज और बर्गर तो पीछे से ही बने हुए आ रहे हैं और हमने आपको एक मशीन दी है जिसके अंदर तेल गर्म होता है। आपको क्या करना है, फ्राइज को 3 मिनट तक गर्म तेल में रखना है और उसके बाद निकाल लेना। टिक्की का क्या करना है, 2.5 मिनट तक गर्म तेल में रखना है और उसके बाद निकाल लेना। ये 3 लिमिटेड सॉस है, ये 3 लिमिटेड ब्रेड है, इन ब्रेड के अंदर इसको रखना है, ऊपर सामान रखना है और भैया दे देना है। अभी इसके अंदर क्या होगा, आप लोग टेस्ट कंट्रोल कर पाओगे क्योंकि एक फैक्ट्री के अंदर ये सारी टिक्कियां बन रही है। सारे के सारे जो रैप्स है, कॉफीज है या ड्रिंक्स है, सारी की सारी फैक्ट्रीज के अंदर बन रही है। आप लोग एक एक का मोहितो अपने हाथ से नहीं बना रहे हो। और अगर कॉफी या फिर ऐसी कोई भी चीज आपको बनानी पड़ती है तो आप अपने स्टाफ को प्रॉपर्ली ट्रेन कर रहे हो। 2 से 3 महीने की ट्रेनिंग होती है इनके पास। बट यही सारी चीजें, लोगों को बुलाना, ट्रेन करना, SOPs बनाना, खाने को जमा के रखना, उसके बाद हर फ्रेंचाइजी के ऊपर पहुंचाना, ये लाली छंगानी जैसे लोग नहीं कर पाते। इसलिए नहीं क्योंकि ये काबिल नहीं है, इसलिए क्योंकि इनके पास ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। इनकी खुद की दुकान के ऊपर 3 अलग अलग दिन कचौरी खा के देख लो, टेस्ट थोड़ा बहुत अलग अलग मिल जाएगा। आपको क्या लगता है कि भैया 40-50 किलोमीटर दूर एक और दुकान खोली है उसके ऊपर सेम होगा? हम बेस्ट पॉसिबल वे इमेजिन कर लेते हैं कि भैया टेस्ट सेम होगा, टेस्ट भी सेम होगा और लोग जो खाने नहीं आने वाले थे क्योंकि वो तो लाली छंगानी जी के पास जाएंगे ना भाई, क्योंकि वो उनको देखना चाहते हैं, वो भी खाने आ रहे हैं। सबको लाली छंगानी जी की कचौरी बहुत पसंद आई है, सबके सब खाने आ रहे हैं और आपने फॉर्मूला भी ढूंढ लिया कि भैया आपको टेस्ट सेम रखना है। तो क्या अभी आप लोग पैसा कमा पाओगे? एंड द आंसर इज अ बिग नो। क्योंकि मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, मैं इस चीज को डिमीनिंग वे में नहीं बोलना चाहता, पर भाई ये आपकी टपरी नहीं है। जब आप एक QSR मॉडल के ऊपर जा रहे हो, फ्रेंचाइजी पे जा रहे हो या रेस्टोरेंट खोल रहे हो, भाई उसकी अनगिनत कॉस्ट होती है। पहले आपकी दुकान के सारे खर्चे 70,000 थे, अभी शायद रेंट भी उससे ज्यादा हो। और जब भी आप लोग रेस्टोरेंट कर लेते हो ना तो एक फॉर्मूला यूज होता है, दैट इज टेबल टर्न अराउंड। फॉर एन एग्जांपल, आपके रेस्टोरेंट के अंदर 10 टेबल है, हर किसी के ऊपर 4 लोग बैठ सकते हैं, तो मतलब 40 लोगों की सीटिंग अवेलेबल है आपके पास। और एक दिन के अंदर आपके पास 40 लोग खाना खाने आते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपका टेबल टर्न अराउंड है 1। अगर वही एक दिन के अंदर 80 लोग आते हैं तो आपका टेबल टर्न अराउंड है 2। बेसिक। अभी अगर आप लोग एक फास्ट फूड चेन बना रहे हो जिसके अंदर आप लोग बहुत सस्ता खाना प्रोवाइड कर रहे हो, तो जो आपका टेबल टर्न अराउंड होना चाहिए वो होना चाहिए 8 से लेके 12 के बीच। और ये 8 से लेके 12 के बीच में होने के बाद आप लोग प्रॉफिटेबल नहीं होगे, आप लोग ब्रेक इवन करोगे। कि मतलब भैया जितना आपका फिक्स कॉस्ट जा रहा है, जितना आपका रेंट जा रहा है, जितना एम्प्लॉइज की सैलरी जा रही है, जितने सारे के सारे अदर एक्सपेंसेस जा रहे हैं, सारे के सारे आप लोग ब्रेक इवन कर दोगे, कमाओगे नहीं कुछ। और यही अगर आप लोग प्रीमियम खाना बेचते हो तो टेबल टर्न अराउंड 6 के आसपास होता है, और अगर बहुत एकदम लग्जरी बेचते हो तो 2 या 3 भी चलता है। तो जैसे ये विराट कोहली के 1-8 टाइप रेस्टोरेंट है, इसके अंदर 5-6 का रेशियो एक अच्छा नंबर। बट लाली छंगानी तो अपनी छोटी सी दुकान के अंदर खाना बेचते थे और वहां पे ये लोग काफी सस्ता खाना बेचते थे। और अभी अगर अपने रेस्टोरेंट के अंदर महंगा करके बेचेंगे तो लोग क्यों ही खाएंगे, और अगर सस्ता बेचेंगे तो भैया ज्यादा टेबल टर्न अराउंड चाहिए। तो अगर आप लोग 8 से 12 का टेबल टर्न अराउंड एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आपको डेली के चाहिए 320 से लेके 480 लोग, 480 तक लोग चाहिए आपको खाना खाने वाले डेली आपके दुकान के ऊपर, तब जाके आपका पैसा ब्रेक इवन होगा। और अगर 600 के आसपास लोग आ रहे हैं तब जाके आप थोड़ा बहुत पैसा बनाओगे। और ये सब कब होगा, जब आप पूरा दिन दुकान के ऊपर बैठे हो, हर चीज मैनेज कर रहे हो, 30-40 लाख रुपए की आपने एक बार वन टाइम इन्वेस्टमेंट दे दी है और उसके बाद आप पूरी की पूरी हेक्टिक लेके बैठे हो कि भैया बंदे आने चाहिए कचौरी खाने। और यही सेम इशू हो रहा था MBA चाय वाले की फ्रेंचाइजी में। लोगों ने 10-10 टेबल्स ले लिए थे, 20-20 रुपए की चाय बेच रहा था आदमी, लोगों के पड़ती ही पूरी नहीं हो रही थी, लोग घाटा करके उठ रहे थे, लोग आते ही नहीं थे। और लोग आए ना आए, MBA चाय वाले को फर्क ही नहीं पड़ता था, क्योंकि उसका बिजनेस खाना बेचना नहीं था, उसका बिजनेस था फ्रेंचाइजीज बेचना। और अभी तुम में से काफी लोग बोलेंगे कि भैया ऑनलाइन भी तो खाना जाता ही है, ऑनलाइन पैसा कमा लेंगे, क्या ही हो गया। तो भैया एक बहुत क्रेजी रियलिटी चेक दे देता हूँ, ऑनलाइन में पैसा बचता है, ऑनलाइन में बहुत पैसा बचता है जोमेटो को, क्योंकि भैया जोमेटो स्विगी जैसे प्लेटफॉर्म 50% ऑफ रेवेन्यू ले जाते हैं, 27 से 30% तो भैया ये अपना कट लेते हैं, जो भी खाना उनके प्लेटफॉर्म पे बिकता है। उसके बाद थोड़े बहुत ऑफर्स देने के बाद कट जाते हैं, उसके बाद आप लोग इनके प्लेटफॉर्म पे ऐड चलाते हो, भैया ऑलमोस्ट 50% का रेवेन्यू इनको चला जाता है। 30 से 40% आपकी फूड की कॉस्ट और एक्सपेंसेस होते हैं, 5 से 10% बचते हैं। तो रेस्टोरेंट बिजनेस के अंदर ना कंपटीशन बहुत ज्यादा और मार्जिन बहुत कम है। और ये सारी चीजें बिना एनालाइज किए ना लोग किसी भी बंदे की जाते हैं और फ्रेंचाइजी उठा लेते हैं और उसके बाद स्कैम हो जाते हैं। बट मैं ना तुम्हें एक शॉकिंग डेटा दिखाता हूँ कि भैया इंडिया के अंदर 2-3 ब्रांड्स को छोड़ के ना कोई फ्रेंचाइजी चल ही नहीं रही है। डोमिनोज की इंडिया के अंदर
2100 फ्रेंचाइजी है, KFC की 1300 और वेस्ट और साउथ मैकडोनल्ड्स है 450 के आसपास, और वेस्ट और साउथ इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं। और अभी जो डोमिनोज है 6300 करोड़ रुपए का रेवेन्यू करते हैं, वहीं KFC 4900 करोड़ का रेवेन्यू करता है, और मैकडी हमारा करता है 2500 करोड़ रुपए के आसपास का रेवेन्यू। और ये चीज देखकर ना तो बहुत क्रेजी लग रहा होगा कि भैया फ्रेंचाइजी बिजनेस में तो कितना धंधा है, पर रियलिटी के अंदर अगर आप लोग मार्जिन को देखोगे ना कि भैया प्रॉफिट कितना बच रहा है, तब आपको समझ आएगा। 6300 करोड़ रुपए का धंधा करता है डोमिनोज, उसके बाद उसको प्रॉफिट बचता है 350 करोड़ रुपए का। सिर्फ KFC वाले 4900 करोड़ रुपए का धंधा कर रहे हैं, उसके बाद प्रॉफिट बचता है पूरे साल के अंदर सिर्फ 50 करोड़। और मैकडोनल्ड्स का तो भैया इस साल बहुत ही बुरा हाल है, 2500 करोड़ का रेवेन्यू करने के बाद सिर्फ और सिर्फ 12 करोड़ का प्रॉफिट बच रहा है। और मैं ऑल ओवर द इंडिया मैकडोनल्ड्स की बात नहीं कर रहा, मैं साउथ और वेस्ट एरिया के मैकडोनल्ड्स की बात कर रहा हूँ। और बिरयानी बाय ब्लूज, पिज्जा हट, वाओ मोमोज, इनको तो मत ही याद करो भैया, ये तो लॉस कर रहे हैं फ्रेंचाइजी के बाद। एक बार रेवेन्यू को दूर से देखो तो आपको बढ़िया लगेगा कि भैया हर स्टोर 3 करोड़ का रेवेन्यू कर रहा है, डोमिनोज का हर साल, मैकडोनल्ड्स का हर स्टोर 6 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कर रहा है हर साल। पर एक्चुअल के अंदर वो पूरे साल काम करने के बाद सिर्फ 2 लाख रुपए बना पा रहे हैं। 2 लाख रुपए का मतलब होता है 24,000 रुपए पर मंथ, और एक स्टोर को सेटअप करने में 1.5 से 2 करोड़ रुपए तो मिनिमम लगे होंगे। वहीं KFC के ओनर बना रहे सिर्फ 32,000 रुपए पर मंथ, और डोमिनोज का ओनर बना रहे 1,30,000 रुपए पर मंथ। ये ओनर जो फ्रेंचाइजी लेने के बाद इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं पूरी के पूरे ऑपरेशन संभालने, उसकी कॉस्ट तो हटा दो, सिर्फ और सिर्फ जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर रखी ना हर साल की, उसकी इंटरेस्ट देख लो। मैकडोनल्ड्स जो रिटर्न दे रहा है वो दे रहा है 0.74%, KFC जो रिटर्न दे रहा है वो दे रहा है 1.5%, और जो डोमिनोज रिटर्न दे रहा है वो दे रहा है सिर्फ 12%। डोमिनोज की एक बार फिर भी मानी जाती है कि ठीक है यार 12% की रिटर्न अच्छी। पिज्जा हट, वाओ मोमोज, बिरयानी बाय ब्रूज, इनको तो भैया लॉस में ये लोग पैसा डाल के जलाया जा रहा है। और KFC और मैकडोनल्ड्स 0.5 और 1.5% का रिटर्न दे रहा है, 6% तो आप पूरा पैसा FD में डाल दो उसमें आ जाती है। और ये नंबर्स ना इस साल सिग्निफिकेंटली डाउन हुए। पिछले साल ये लोग डिसेंट गुड रेवेन्यू बना रहे थे और प्रॉफिट भी कर रहे थे, इस साल नहीं कर पा रहे क्योंकि कॉस्ट बढ़ गई ये चीज होगी, और लोग रेडी नहीं है ज्यादा पे करने के लिए। लोगों को लगता है भैया खाने के अंदर जितना सस्ता खाना हो उतना ही बेटर है, और ऐसी कंपनीज कभी प्राइस बढ़ा नहीं पाती क्योंकि मार्केट के अंदर कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है। अगर मैं आलू टिक्की जो आज के डेट में 50 रुपए का मिलता है, सेम कंपनी आपको 100 रुपए का बेचना शुरू करे, आप लोगे नहीं, आप बोलोगे भैया रेडी के ऊपर 20 का मिलता है, मैं तो वैसे भी 50 रुपए का तो प्रीमियम बर्गर खा रहा हूँ। अभी वो प्रीमियम बर्गर आपके लिए भैया इतना बड़ा उन्होंने एम्पायर बना रखा है, उसको चलाने के अंदर बहुत कॉस्ट लगती है। अभी वो प्रीमियम बर्गर जो आपको लगता है उसके अंदर पनीर भी नकली आता है। मैकडोनल्ड्स जैसे ब्रांड जो भी पनीर यूज करते हैं वो नकली एनालॉग पनीर यूज करते हैं, और ये चीज FSSAI ने खुद पकड़ी है। उसके बाद भी एक्शन क्या हुआ? कुछ भी नहीं। खाओ भैया, क्यों खाओ? क्योंकि आप लोग इस चीज को चेंज नहीं कर सकते हो। इंडिया के अंदर लोग बिलिंग नहीं है पे करने के लिए, जिससे एक पूरा पूरा इकोसिस्टम बना हुआ है कि भैया फूड के अंदर तो घाटा ही होगा। 90% ब्रांड फेल हो जाती है जो चलते हैं बहुत मिनिमम मार्जिन के ऊपर ऑपरेट कर रहे होते हैं। और अभी आपको लगेगा कि भैया सोशल मीडिया और ये पूरा पूरा फूड इंडस्ट्री को मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूँ कि भैया इसमें तो कोई धंधा ही नहीं है। कुछ लोग बहुत बढ़िया बना रहे हैं, जैसे एक हाफ फ्राइड ब्रांड है, उसका ओनर है तुषार, और उन्होंने अपने खुद के 2 आउटलेट्स बना रखे हैं शायद, और जहां तक देख के लगता है वो बंदा प्रॉफिटेबली चला भी रहा है। और वो इसलिए चला पा रहा है क्योंकि वो अपने सोशल मीडिया के ऊपर कोई क्रिंज हरकत नहीं कर रहा और उसको एज अ ब्रांड लेके चल रहा है। अगर आप लोग तमीज से बिजनेस करो, अपने प्राइसेस को कॉम्पिटिटिव ना रख के अपने टेस्ट को डोमिनेट करने की कोशिश करो, अपनी क्वालिटी को हाई लेके जाओ, तो आप लोग एक तरफ को पैसा बना सकते हो। जैसे हल्दीराम से एक सक्सेसफुल चेन, पर मैकडोनल्ड्स, डोमिनोज जो मार्केट के अंदर कंपटीशन से फाइट कर रहे हैं, मासिस से फाइट कर रहे हैं, ये लोग नहीं जीत पाते। और ये लोग कैसे नहीं जीत पाते, मैं तुम्हें एक एग्जांपल देके बताता हूँ। एक ना रेशो होता है दैट इज PPP, परचेजिंग पावर पैरिटी, कि भैया इंडिया के अंदर कोई चीज कितने की और दूसरे देश के अंदर कोई भी चीज कितने की। अभी यूएस की जो PPP है दैट इज 3.5 से 4 है, मतलब जो चीज इंडिया के अंदर 100 रुपए की मिलेगी वो यूएस के अंदर 350 से 400 रुपए की मिलेगी, मतलब 3.5 से 4 गुना ज्यादा महंगा है यूएस इंडियंस के लिए। तो अगर आपका यहाँ पे एक गुजारा हो जाता है 25,000 में, तो यूएस के अंदर आपको 1 लाख रुपए लगेंगे। सिंपल मैथ समझ आ गया। अभी इसका मतलब ये नहीं है कि हर चीज 3.5 से 4 गुना महंगी ही होगी, हो सकता है कोई चीज 2.5 गुना महंगी और हो सकता है कोई चीज 5 गुना महंगी हो। तो जो एवरेज निकल के आता है दैट इज 3.5 से 4%। अभी कंपेयर करते हैं कि मैकडोनल्ड्स का जो सबसे सस्ता बर्गर है इंडिया के अंदर वो कितने का है, वो है 50 रुपए का, और यूएस के अंदर जो उनका सबसे सस्ता बर्गर है वो कितने का है, वो है $4। $4 कितने होते हैं? 364 रुपए, 364 रुपीज। मतलब यूएस का बर्गर इंडिया के बर्गर से ऑलमोस्ट 7.28% ज्यादा महंगे, ऑलमोस्ट 7.5% ज्यादा महंगे। बट बाकी सारी चीजों के अंदर ये जो रेशो होता है 3.5 से 4.5 या 5% का होता है। तो यूएस के अंदर खाना इतना ज्यादा क्यों महंगा है? और उसका सबसे बड़ा रीजन है कि भैया यूएस के अंदर खाना बेचा जा रहा है, इंडिया में खाना थोड़ी बेच रहे हैं। बर्गर में नकली पनीर है, कोई भी चेन के अंदर चले जाओ बर्गर के अंदर नकली पनीर डाल रखा होता है। क्यों? क्योंकि असली आप लोग खरीद नहीं सकते। इन्होंने असली का प्राइस लगा दिया, आप लोग भाग जाओगे। इंडिया के अंदर चाप को प्रोटीन बोल के बेचते हैं, पर उसमें मैदा होता है। जितने भी चिप्स इंडिया के अंदर आते हैं उसके अंदर पाम ऑयल होता है। किटकैट से लेके डेयरी मिल्क या फिर कोई भी चॉकलेट उठा लो, उसका जो भी वर्जन यूएस या यूरोप के अंदर बिकता है उसमें कोई पाम ऑयल नहीं होता। चॉकलेट के अंदर होता है कोको पाउडर, वो भी ज्यादा होता है, शुगर भी कम होती है। इंडिया के अंदर क्या किया जाता है? चीनी बढ़ा दी जाती है जिससे एडिक्शन ज्यादा हो, कोको पाउडर कम कर दिया जाता है क्योंकि महंगा है भाई, पाम ऑयल डाल दिया जाता है। कुछ कुछ चॉकलेट्स तो आर्टिफिशियल चॉकलेट्स ही बना के बेच देती है। लेस जैसे पैकेट के अंदर पाम ऑयल बना होता है, चाहे 50 रुपए के अंदर इतना बड़ा पैकेट और आधे से ज्यादा हवा भर के दे रहे हैं, पर वही पैकेट यूएस के अंदर $3-4 का है। इंडिया के अंदर ब्रांड्स ना एक बहुत ही लो मार्जिन के ऊपर ऑपरेट करते
करते हैं और उस कट थ्रोट फाइट के अंदर ना अनहाइजीनिक फूड परोसा जाता है। रेडियो के ऊपर किस हालत में खाना बनाया जाता है आपको पता है, और उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या है कि भैया सस्ता खाना देना है। हाइजीन के ऊपर स्पेंड करेंगे, फालतू कॉस्ट बढ़ेगी। ट्रेन स्टाफ लाएंगे, फालतू कॉस्ट बढ़ेगी। अच्छा तेल यूज करेंगे, अच्छे मसाले यूज करेंगे, क्वालिटी फूड यूज करेंगे, रियल पनीर यूज करेंगे, फालतू कॉस्ट बढ़ेगी। तुम्हें क्या लेना देना। इंडिया के अंदर लोग हेल्दी खाना नहीं खाते हैं, इंडिया के अंदर लोग पेट भरने के लिए खाना खाते हैं। और ये ना पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम है कि भैया आप लोग ज्यादा पे नहीं कर रहे हो, जिससे क्रिएटर्स को नहीं मिल रहा।